नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। कोरोना पर तो बिहार ने काबू पा लिया, तकरीबन सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन बिहार में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक में उफान बिहार के माथे पर बल दे रहा है। कैसे नदियों का जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है और सरकार कितनी तैयार है, पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। गंडक नदी का ये उफान बिहार को डरा रहा है। नदी की उफनती ये धारा बता रही है कि इस बार भी बिहार को सैलाब का सितम झेलना ही पड़ेगा। गंडक का जलस्तर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है नेपाल की नारायणी नदी। सामने से जो नदी आ रही है वो नारायणी नदी है। यही नदी नेपाल से होते हुए पहुंचती है गंडक बराज तक और धीरे धीरे नारायणी नदी ही गंडक बराज आती है और यहाँ से फिर गंडक नदी बनकर आगे बढ़ती है। तो हम सामने का इलाका दिखाना चाहते हैं कि नारायणी नदी है और लगातार इस देख रहे हैं पिछले 3 दिनों की बात करें तो इसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। प्रशासन बांधों और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि जून में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 8 गुना ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। खतरे को देखते हुए कल सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग भी की थी, जिसमें तैयारियों को और पुख्ता करने के निर्देश दिए गए थे। कल शाम में मुख्यमंत्री जी ने भी गंडक में जो हालात हुए हैं, जितना बारिश नेपाल के कैचमेंट में और जो इंडियन कंट्री साइड में हुआ है, उस पर उन्होंने डिटेल्ड इसका मीटिंग किया। और जो तीनों जिला मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज के डीएम भी जुड़े हुए थे, हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग थे, आपदा के लोग थे और एक एक चीज का डायरेक्शन उन्होंने दिया है और हम लोग पूरी तरह अलर्ट है, डिपार्टमेंट पूरी तरह अलर्ट है। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है, लेकिन इस बार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए कि नेपाल का पानी बिहार में कैसे तबाही लाता है। गंडक बराज में पानी का बढ़ना मतलब बाढ़ का खतरा। पानी जितना बढ़ेगा बाढ़ का खतरा उतना ही बढ़ेगा। दरअसल बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से आता है। नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका पानी नदियों के जरिए निचले इलाकों में आता है और नेपाल में कई ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती हैं, फिर वहां से और नीचे बिहार में दाखिल हो जाती हैं। बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल में पिछले कई सालों में खेती की जमीन के लिए जंगल काट दिए गए हैं। जंगल मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़कर रखते हैं और बाढ़ के तेज बहाव में भी कटाव कम होता है। लेकिन जंगल के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है, इसलिए नेपाल में जब भी बारिश होती है तो बिहार की नदियां उफान पर आ जाती हैं। मॉनसून की पहली बारिश के साथ बिहार में बाढ़ की आहट सुनाई देखने लगी है। नदियां उफान पर हैं और लोग परेशान। कहीं गाड़ी पानी की तेज धार में बह गई तो कहीं पूरी की पूरी सड़क। पानी में गाड़ी, गाड़ी पर सवार और सांसद में जा। बिहार में बारिश और बाढ़ की दस्तक के बीच इस मौसम की ये सबसे डरावनी तस्वीर है। तस्वीर बगहा के बांस गांव की है। देखिए कैसे जरा सी चूक ने 4 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। दरअसल बारिश की वजह से हरहा नदी उफान पर है और पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। बांस गांव के नजदीक बोलेरो सवार सड़क पार करने लगे। ग्रामीणों ने बोलेरो के चालक को सड़क पर आगे जाने से मना किया, लेकिन चालक नहीं माना। नतीजा आपके सामने है। पानी की धार इतनी तेज थी कि बोलेरो सड़क पार करने की बजाय बहने लगा। जान सांसत में फंसी तो बोलेरो में बैठे लोग गाड़ी से निकलकर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। पहले ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, फिर जब गाड़ी तेज धार में बहने लगी तो लोगों ने गाड़ी पर चढ़े लोगों को बाहर निकाला और किसी तरह उनकी जान बचाई। ये सिर्फ एक हरहा नदी का हाल नहीं है,
बगहा में बहने वाली गंडक के साथ तमाम पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियों का पानी वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य पथ के नौरंगिया पर चढ़ गया है, जिसकी वजह से आवागमन पर असर पड़ा है। देख सकते हैं कि मुख्य सड़क है, बगहा वाल्मीकि नगर का मुख्य सड़क है और सड़क पर पानी बह रहा है। हालांकि जो पानी कल 3 फीट 4 फीट तक कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। देख सकते हैं दूसरे छोर पर वाहन लगे हुए हैं। फिर दूसरे और सामने का इलाका देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जंगल की बात करें तो 990 वर्ग किलोमीटर में फैला इस जंगल में करीब अधिकांश इलाके पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी बिहार का एक बड़ा इलाका पानी से जलमग्न है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए कि आखिर अचानक ये स्थिति क्यों हुई। गंडक बराज से पानी छोड़ने का दरअसल 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। अभी तक बराज से 3.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पिछले 10 सालों में 15 जून को इतना डिस्चार्ज पानी का कभी नहीं हुआ। पानी बढ़ने से तटबंधों पर भारी दबाव है। पानी के दबाव में वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश ने कल हाई लेवल मीटिंग भी की थी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के जिलाधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है और जरूरी है कि लोग भी अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। आगे बढ़ते हैं, बात सियासत में आई बाढ़ की। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर तीसरे दिन भी घमासान जारी रहा। संसदीय दल का नेता बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे पशुपति पारस का एलजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर पलटवार किया। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता बनने के बाद पशुपति पारस पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस का जबरदस्त स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद सैकड़ों एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर अपने नेता का स्वागत किया। पशुपति पारस एयरपोर्ट से सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही काफी संख्या में एलजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना प्रदेश कार्यालय की से तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी तेज बारिश हो रही है। और इस बारिश में देखिए पशुपतिनाथ पारस यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके स्वागत में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पशुपतिनाथ पारस पहुँचे हैं। देखिए उनका स्वागत हो रहा है। गुरुवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव है। पशुपति पारस ने दावा किया कि 6 में से 5 सांसद तो मेरे साथ हैं ही, 99% वर्कर भी साथ हैं। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी सदस्य हमारे हैं, कल सूरजभान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा। उसमें जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगा। अपनी बात रखने के लिए चिराग पासवान भी मीडिया के सामने आए। चिराग पासवान ने दावा किया कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी। लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट की तरफ से वार पलटवार जारी है। फिलहाल चाचा की चाल से भतीजा पूरी तरह चित है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल ये साफ हो चुका है कि एलजेपी में अब चिराग की कोई हैसियत नहीं बची है। पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से चिराग की विदाई पहले ही हो चुकी है। स्पीकर ने पहले ही पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। कल आधिकारिक रूप से पारस को पार्टी का अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा। कल मुमकिन है कि एलजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और दरअसल चुनाव में चिराग की एक नीति उनके सियासी करियर पर भारी पड़ गई। वो नीति नीतीश का विरोध।
लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा हुआ है। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान आमने सामने हैं। एलजेपी परिवार और पार्टी में मचे बवाल की वजह परिवार के बाहर के एक व्यक्ति को बताया जा रहा है। वो बाहरी व्यक्ति कौन है जिस पर आरोप लग रहा है, देख लीजिए रिपोर्ट। कहा जाता है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, लेकिन लोजपा में लगी आग का आरोप एक बाहरी शख्स पर है। नाम है सौरभ पांडे। तो एक व्यक्ति के चलते समझ रहे हैं पूरा दल टूटा हुआ है, सारे कार्यकर्ता लोग नाराज थे एक व्यक्ति के चलते। आप ऐसे व्यक्ति क्यों अपने साथ रखे हैं जिसके चलते घर से लेकर बाहर सभी लोग परेशान। पशुपति पारस गुट के लोगों का आरोप है कि यूपी के रहने वाले सौरभ पांडे ने ही चिराग पासवान को मिसगाइड किया और पार्टी और परिवार से चिराग की दूरियां बढ़ा दी। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी मणिशंकर पांडे के पुत्र सौरभ पांडे के बारे में कहा जाता है कि मुंबई में इनकी मुलाकात चिराग पासवान से हुई। बहुत जल्द सौरभ ने चिराग से नजदीकी बढ़ा ली और एलजेपी में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। पशुपति पारस गुट ने सौरभ पर एलजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ चुनावों में टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। क्या जानता हो ना, भूगोल जानता हो ना, विधानसभा का खांचा जानता हो, उस व्यक्ति के माध्यम से तय करना स्टार्ट किए। चुनाव में टिकट बंटवारा के लिए कहीं भी संसदीय दल का बैठक नहीं हुआ, न संसदीय बोर्ड का बैठक हुआ, न राज्य का न केंद्र का। टोटल का टोटल ये लोग पैसे के बल पर टिकट बेच दिए। मेरे पास प्रमाण है। आरोप है कि सौरभ ने चिराग से अपनी नजदीकी का फायदा उठाते हुए अपने पिता को यूपी एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो बनवाया ही, पार्टी पर यह दबाव भी बनाया कि बलिया और देवरिया की सीट बीजेपी से मांगी जाए। एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने 2020 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के पीछे भी सौरभ पांडे की सोच को ही जिम्मेदार ठहराया। तो आम कार्यकर्ता को प्रॉब्लम है और चिराग जी उनका बात सुनते हैं, चिराग जी उनका बात सुनते थे, जिसके चलते बिहार विधानसभा में आप लोगों ने देखा अकेले चुनाव लड़ने का काम किया, उससे पार्टी को क्या फायदा हुआ। अब पारस गुट के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो चिराग पासवान ही बता सकते हैं, लेकिन अगर सच में इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे सौरभ है तो ये कहा जा सकता है कि सौरभ की वजह से पार्टी और परिवार में चिराग की चमक कमजोर पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए, दरअसल चिराग जो भी फैसले ले रहे थे उसके पीछे दिमाग किसी और का था। चिराग की अब तक की सबसे बड़ी गलती यही रही कि चिराग ने जेडीयू का विरोध किया, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मैदान में थे और इसी का खामियाजा चिराग को भुगतना पड़ा। ज्यादातर पार्टी नेता ये मानते हैं कि एनडीए से बाहर चुनाव लड़ने के पीछे सौरभ का दिमाग था। चिराग के जरिए सौरभ ने सियासी फायदा लिया, पिता को यूपी में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक बनवा दिया। बलिया और देवरिया सीट पर भी नजर थी। सौरभ पर चुनाव में टिकट बेचने का भी आरोप है। मतलब सियासत के जरिए सौरभ ने पैसा बनाने की कोशिश भी की और नतीजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। रांची का 9 साल का एक मासूम आज पूरे झारखंड और देश का मान बढ़ाया है। नाम है इसका आईवान अभय मिंज। नाम जितना कठिन और लंबा काम उससे भी बड़े। आईवान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आदिवासी देसी ज्ञान और खेती की परंपरा पर ऐतिहासिक भाषण दिया है। I would like to begin with our traditional आदिवासी lyrics. गुला थी हमें रोरे के गोरा थी, जल देवता हे गांव का देवता, हमें रोरे से गोरा थी, हमर खेत खलियान के पशु पक्षी के जीव जंतु के गोटा संसार के बढ़िया से रखबा, जोहार जोहार जोहार। आदिवासी परंपरा के मुताबिक प्रकृति से अपने समाज की समृद्धि की प्रार्थना कर रहे महज 9 साल के आईवान अभय मिंज ने इस नन्ही सी उम्र में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े भी करने के लिए सपने बुनते रह जाते हैं। रांची के आईवान ने रोम में आयोजित ऑनलाइन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 मिनट का स्वागत भाषण देकर पूरे प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है।
इस कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम की ओर से किया गया था। Indigenous food system is one of the most sustainable one. It has huge varieties of crops in its knowledge system. We have different crop varieties for different weather situation. We have traditional dry crops that can grow with less water and in adverse situation. Example is Goda paddy. कहते हैं बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है वो वैसा ही बनता है। चौथी कक्षा के छात्र आईवान के पिता डॉक्टर अभय सागर मिंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी के शिक्षक हैं और माता मीनाक्षी मुंडा भी शिक्षिका हैं। माता पिता दोनों के शिक्षक होने का आईवान ने होश संभालने से पहले ही फायदा उठाना शुरू कर दिया। पिता जहां कहीं भी किसी भी सम्मेलन में जाते ये मासूम कार्यक्रम में चुपचाप कुछ न कुछ सीखता रहता था और बच्चों की प्रतियोगिता में भी दिल लगाकर भाग लेता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण देने के लिए आईवान के नाम की अनुशंसा येफेड के निर्देशक अनीश श्रेष्ठा ने की थी, जो ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम में मानद सदस्य भी हैं। 2017 में रोम में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन में तय हुआ था कि आदिवासी युवाओं को भी अपने समृद्ध देसी ज्ञान और खाद्य व्यवस्था को संरक्षित और संवर्धन के प्रयास का अवसर मिलना चाहिए। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। खबर तो समझिए, छोटे से आईवान ने इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन किया है। झारखंड की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रखा है। आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। आईवान ने दुनिया को आदिवासियों के देशज ज्ञान से परिचय कराया। 2017 में रोम में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन में यह साझा तय हुआ था कि आदिवासी युवाओं को भी अपने ज्ञान और खाद्य व्यवस्था को संरक्षित और संवर्धन के प्रयास का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार के सम्मेलन में आदिवासी का ज्ञान दुनिया को बताना मकसद था और इसी को ध्यान में रखते हुए आईवान को चुना गया। अगर आप भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो यह खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है। पहले यह खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के ऑफिस में एक निजी कंपनी ने एथेनॉल से चूल्हा जलाने का डेमो दिया। जिसमें बताया गया कि 1 लीटर एथेनॉल से 8 घंटे तक चूल्हे पर काम किया जा सकता है। शहनवाज हुसैन ने बताया कि देश में पहली बार इस तरह का डेमो हो रहा है और इसके लिए बिहार को इसलिए चुना गया क्योंकि बिहार देश का सबसे बड़ा एथेनॉल हब बनने जा रहा है। ये एथेनॉल से चलने वाला एक चूल्हा है जो मंत्री जी के बेसिस पे हमने उन कहा कि बिहार में लाके हम लाएं, क्योंकि यहाँ पे एथेनॉल को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। अप्रोच ये है कि ये एज अ फ्यूल घर घर में पहुंचे। बाकी मंत्री जी का जो विजन है उसी के बेसिस पे है। खबर तो समझिए, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई दूसरी फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी 85% से अधिक मांगों को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण के साथ साथ किसानों के जीवन पर भी बेहतर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये किसानों को आय का एक और स्रोत उपलब्ध कराता है और इसमें बिहार बड़ी भूमिका निभा सकता है। बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति बनाई है। खबर बक्सर से। बक्सर में जाली नोट के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। छापेमारी में 3,12,000 के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 65,000 के अर्धनिर्मित जाली नोट भी मिले हैं। पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में छापेमारी की, जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापामारी के बाद जो स्थिति हम लोगों के सामने है वो आपके सामने हम लोगों ने रखा है। करीब 3,12,000 जो निर्मित है, जो लगभग लगता है कि वो जो हम लोगों का ओरिजिनल रुपया है उसके जैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह नकली है, जाली है। और खबर तो समझिए, दरअसल बक्सर जैसे शहर में जाली नोट छापे जा रहे थे। लंबे वक्त से जाली कंपनी चल रही थी
और जानबूझकर गांव में गोरखधंधा चल रहा था। बक्सर जिला यूपी से सटा हुआ जिला है, मतलब जाली नोटों का धंधा अंतर्राज्यीय हो सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस की नाकामी भी बड़ी वजह है, क्योंकि पुलिस को भी गोरखधंधे की भनक अब तक नहीं लगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।